हाँ नारा लगा यार, नारा लगा। जय 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 भीम, 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 जय 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 भीम। नारा लगाओ। अगला नहीं, थोड़ी सा अगला। तू नहीं, तू जय भीम। बाबा साहब की जीवनी के बारे में तुम बैठ जाओ। तो बैठ जाए, सभी बैठा दी जाए, कोई भी खड़ा ना रहे। और देखिए आप सभी के बीच में जितनी भी समस्त टीम पहुंची है उनका सभी का स्वागत करते हैं मुनावासियों की तरफ से। और सतगुरु रविदास आश्रम वार्ड नंबर 10 अम्बेडकर नगर की सेवा और आज के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 गुरुओं में से एक महात्मा ज्योतिबा फूले की 199वीं जयंती और भारत के संविधान के निर्माता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के समारोह को आज बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की हरियाणा यूनिट से कैथल में जिले में भूला में आज जो एक कार्यक्रम दोनों महापुरुषों की जयंती समारोह का हुआ है, इस जयंती समारोह में आए हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सरदार अमरजीत सिंह धनोला जी और उनके साथ दिल्ली प्रदेश से पहुंचे हुए दिल्ली प्रदेश के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सत्यवीर जनोला जी और उसके साथ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष तेलूराम नाफरिया जी और उनके साथ जो लगे हुए जिले हैं
कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जो कुरुक्षेत्र जिला के जिलाध्यक्ष रवि ढांडा जी और हमारे भिवानी जिला के जिलाध्यक्ष ईश्वर सिंह डाडम जी और यहाँ इस कैथल जिला के जिलाध्यक्ष जो कि हमारे सारे 10 जिलाध्यक्ष अभी बड़े हरियाणा में सबसे ज्यादा काम करने वाले जो जिलाध्यक्ष हैं वो सोनी राम जी हैं, कैथल जिला के अध्यक्ष। और सोनी राम जी की जो परवरिश है, इनके फादर साहब आए हुए हैं, इन्होंने कहा अच्छा बेटा मिशन को समर्पित किया है और तो इन्होंने जो इसको अध्यक्ष पद पार्टी ने दिया है उसके लिए दिन रात घूम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी स्टेट जो कमेटी है, स्टेट कमेटी में राज्य कार्यकारिणी के मेंबरान आए हुए हैं और विनय अवतारे जी हमारी स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, उनके साथ चमेल सिंह जी कुरुक्षेत्र से ये हमारी स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, आनंद इंस्पेक्टर साहब ये हमारी स्टेट कमेटी के मेंबर हैं। तो ये लोग स्टेट कमेटी के हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा जो लोग जिन लोगों की वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है उनमें कैथल जिला के अध्यक्ष के साथ साथ हमारे पास हरपाल जी जो बहुत ज्यादा मेहनत जो इन्होंने कार्यक्रम में की है, रणबीर जी, भरत सिंह जी, वीर सेन जी, रामेश्वर जी, परदेसी जी, रोहतास जी, रमन जी, पठानिया जी, जितेंद्र जी, सत्येंद्र जी और जगदीश भाई, राजेंद्र भाई जो हमारी स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, राजवीर जी जो हमारी स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, इन सारे साथियों ने, दिनेश जी और जो इन सारे साथियों ने ये हरियाणा का कार्यक्रम किया है, इन सबको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से इनका बहुत बहुत आभार, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सबको कहते हैं कि गुरु बाबा साहब के 3 गुरुओं में से एक गुरु, 3 गुरु जो थे तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फूले, इन गुरुओं की वजह से बाबा साहब बने। और आज इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को करवाने के लिए हमारे बीच में भी बाबा साहब के अनुयायी एक गुरु के रूप में देवदास जी बैठे हैं। इन्होंने इस कार्यक्रम को कहा कि भाई हम यहाँ करवाएंगे, कैथल जिले में करो, ये राज्य का कार्यक्रम कैथल में होना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की पार्टी की तरफ से गुरु जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पता है कि भारत एक प्रजातंत्र देश है और प्रजातंत्र देश में जो राज चलता है वो विचारधारा से राज चलता है, विचारधारा से राज चलता है। व्यक्ति राज नहीं करते, विचारधारा राज करती है। इस देश में 3 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है मोहनदास करमचंद गांधी की विचारधारा, जिसकी एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और उस कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल हैं। आज जो 78 साल और 7 महीने इस देश को आजाद हुए हैं, उन 78 साल और 7 महीनों में 54 साल और 5 महीने उस मोहनदास करमचंद गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। और दूसरी जो विचारधारा है वो आरएसएस वालों की जो विचारधारा है, जिनकी पार्टी बीजेपी है, और बीजेपी का और उनके सहयोगी दलों का राज आज 24 साल और 2 महीने हो गए। 24 साल और 2 महीने दूसरी पार्टियों ने राज किया है देश में, यानी कि 78 साल और 7 महीनों में इन 2 विचारधाराओं ने राज किया है। लेकिन सबसे मजबूत जो विचारधारा है
जो समता समानता और भाईचारे की विचारधारा है, जो न्याय की विचारधारा है, वो विचारधारा है तथागत गौतम बुद्ध से शुरू हुई। संत कबीर, महात्मा फुले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है, 78 साल और 7 महीने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा जो उन्होंने पार्टी बनाई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसका राज अभी इस देश में नहीं आया है। नहीं आया ना। सबसे ज्यादा वोट करने वाले लोग कौन हैं? बाबा साहब के मानने वाले। सबसे ज्यादा बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं ना। और बाबा साहब ने पार्टी बनाई। आपको पता है कि बाबा साहब ने पार्टी बनाई थी। ये बाबा साहब ने पार्टी बनाई और इसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। बाबा साहब की पार्टी, बाबा साहब की पार्टी, बाबा साहब की पार्टी। तो ये बाबा साहब की पार्टी जो है वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। चुनाव आयोग जो इस देश में चुनाव करवाता है, लोकसभा के चुनाव करवाता है, विधानसभाओं के चुनाव करवाता है, उसके पास अपना आंकड़ा होता है। और चुनाव आयोग की एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे जब जाकर के देखोगे तो 17 मार्च 2026, 17 मार्च 2026 यानी कि 23 दिन पहले की बात बता रहा हूं। और 23 दिन पहले चुनाव आयोग ने एक लिस्ट जारी की, इस देश में कितनी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। और तो टोटल 2143 2143 पार्टियां इस देश में हैं जो चुनाव लड़ती हैं और लड़वाती हैं। इन 2143 पार्टियों में से बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी केवल एक पार्टी है और वो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। आप जब नेट पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे और आप जब ग्रोक से पूछोगे कि बाबा साहब की पार्टी का नाम बताओ तो बताएगा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अब बाबा साहब जिन्होंने वोट का अधिकार दिया, अभी हमारे पार्टी में हमारी भीम बेटी जो है, बाबा साहब की जो बेटी, जिन्होंने गाना गा के आपको बाबा साहब के किए हुए कार्यों के बारे में समझाया, उन्हें बताया कि बाबा साहब कैसे गोलमेज सम्मेलन तक गए, भारत सरकार अधिनियम बना और फिर भारत का संविधान लिखा और भारत के संविधान के माध्यम से आपको वोट डालने का हक दिया। ये बाबा साहब ने जो वोट डालने का हक दिया, ये बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके दिया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अगर अपने परिवार की देखभाल में ही लगे रहते, अपने बच्चों की देखभाल में ही लगे रहते, तो बाबा साहब पूरे देश में और पूरे विश्व में नहीं जा पाते। और बाबा साहब ने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, माता रमाबाई की परवाह नहीं की, अपने घर के और सदस्यों की परवाह नहीं की, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि ये जो मेरा अछूत समाज है, उस समय अछूत समाज दलित समाज होता था, जिनको बाबा साहब ने अब शेड्यूल कास्ट बनाया है संविधान के माध्यम से, कि ये गरीब है, इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, इनके इलाज के लिए अच्छे अस्पताल नहीं है, ये कहीं हवाई जहाज में बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा नहीं सकते, ये अपने बड़े बड़ी कोठियां बनाकर रह नहीं सकते, तो इन सबको ये चीज देनी है। तो इसलिए बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके आप लोगों को ये सुविधाएं दी। मेरे को एक बात बताओ कि क्या बाबा साहब के अलावा कोई ऐसा रहबर हमारे देश में आया जिसने आपको हक और अधिकार दिए हो? किसने हक और अधिकार दिए? हमें हक और अधिकार किसने दिए? बाबा साहब ने। पढ़ाई का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने। वोट डालने का अधिकार किसने दिया? कोठी बनाने का हक अधिकार किसने दिया? और बाबा साहब ने एक और भी चीज दी, और वो बाबा साहब की पॉलिटिकल
पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी बाबा साहब, एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है पूरे देश में 2143 यानी कि 2143 पार्टियों में से केवल एक बाबा साहब की पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सरदार अमरजीत सिंह धनोला हैं, इसको ताकत है, इसको वोट इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के माध्यम से इस पार्टी को ताकत है कि ऊपर लिख सकती है कि संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, लिखा है ना ऊपर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित। इस देश में एक पार्टी है बाबा साहब की और 2142 पार्टी है बाबा साहब के विरोधियों की। 2142 पार्टी है बाबा साहब के विरोधियों की। क्यों? क्योंकि वो बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़े और ये दूसरी पार्टियां हैं, ये बाबा साहब की पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट उतारती है। अब ये क्योंकि बाबा साहब की पार्टी क्यों है, बाबा साहब इस दुनिया से चले गए शारीरिक रूप से, लेकिन वैचारिक रूप से बाबा साहब आज भी हमारे बीच जिंदा है। बाबा साहब को समझने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है वो अपने पीछे क्या छोड़ के जाता है? अपनी संतानें। एक व्यक्ति जब पैदा होता है और इस संसार से जब जाता है तो वो दो परिवार छोड़ के जाता है। एक परिवार वो है जिसको जैविक परिवार बोलते हैं, बायोलॉजिकल परिवार, बायोलॉजिकल फैमिली, जिसमें पत्नी है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, आगे और परिवार है। ये जैविक परिवार है और इस जैविक परिवार में जो जाता है वो परिवार इसको आगे बढ़ाता है उसके नाम में। और दूसरा जो परिवार छोड़ के जाता है वो वैचारिक परिवार है, आइडियोलॉजिकल फैमिली है, विचारधारा का परिवार है। और बाबा साहब भी हमें दोनों परिवार दे के गए। जो बाबा साहब का जैविक परिवार है, जो बाबा साहब की जो फैमिली जो है उसमें बाबा साहब को, आपको पता, 5 बच्चे थे और 5 बच्चे बाबा साहब के हुए, जिनमें से एक जो बच्चा वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहा और बाबा साहब का जो बेटा था जिसको सूर्य पुत्र बोलते थे वो यशवंत अंबेडकर। अब यशवंत अंबेडकर जी के 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। वो बाबा साहब के जैविक परिवार को आगे चला रहे हैं। जब कोई जाता है तो ये बाबा साहब की परिवार। दूसरा जो परिवार बाबा साहब छोड़ के गए थे वो परिवार है वैचारिक परिवार। अब उस वैचारिक परिवार में भी बाबा साहब को 5 बच्चे हुए। सबसे पहले जो बाबा साहब को वैचारिक बेटा पैदा हुआ उसका नाम था मूक नायक। 1920 में बाबा साहब ने एक पत्र मूक नायक को पैदा किया, उसको शुरू किया और बाद में उसका नाम रख दिया बहिष्कृत भारत। उसके बाद उसका नाम रख दिया समता, उसके बाद जनता, और फिर उसके बाद बाबा साहब जब गए इस दुनिया से तो चलते चलते उसका नाम रख के चले गए प्रबुद्ध भारत। वो प्रबुद्ध भारत जो पत्र था, अखबार जो था, जो बड़ा बेटा था बाबा साहब का, वो उन्होंने अपने परिवार को दे दिया। बाबा साहब ने वो अपने परिवार को दे दिया, यानी कि वो जो प्रबुद्ध भारत अखबार है, प्रबुद्ध भारत जो अखबार है उसको आज बाबा साहब का परिवार चलाता है। प्रबुद्ध भारत आज भी निकलता है लेकिन वो बाबा साहब के परिवार के। उसके बाद प्रबुद्ध भारत के बाद बाबा साहब के यहाँ पे एक दूसरा बेटा हुआ और उसका नाम था, वो 19 मार्च 1927 को पैदा हुआ वो बेटा। और जो पारिवारिक जैविक परिवार की नहीं, वो आइडियोलॉजिकल परिवार का बेटा है और उसका नाम था समता सैनिक दल। क्या नाम था? समता सैनिक दल। वो आज भी जिंदा है, वो आज भी काम कर रहा है समता सैनिक दल। और उसके बाद बाबा साहब के यहाँ पे तीसरे नंबर पे एक बेटी पैदा हुई
और उस बेटी का नाम था, वो बेटी 15 अगस्त 1936 को पैदा हुई। वो बेटी बाबा साहब की 15 अगस्त 1936 को पैदा हुई और उसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी। उस बेटी का नाम बाबा साहब ने जब रखा और इस देश में जब प्रांतीय सभाओं के चुनाव हुए तो जो पार्टी थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी, उससे 17 एमएलए के चुनाव बॉम्बे में लड़वाए। कितने कैंडिडेट खड़े करे? 17। और जीत के कितने आए? 15। 17 चुनाव लड़ाए और जीत के कितने आए? 15। बहुत बड़ी सफलता बाबा साहब को मिली और उस पार्टी के माध्यम से बाबा साहब ने फिर इस देश में, जब बाबा साहब को मौका मिला 1942 में, तो 19 जुलाई 1942 को उस पार्टी का नाम बदल के, उस बेटी का नाम बदल के रख दिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अनुसूचित जाति महासंघ। अनुसूचित जाति महासंघ। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो 19 जुलाई 1942 से अस्तित्व में आई, और आज हमारे बुजुर्ग जो अभी बात कर रहे थे कि भाई हमने बाबा साहब का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नाम पहली बार सुना है। कह रहे थे ना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारी जो बाबा साहब की जो बेटी थी पहली, जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी पैदा हुई और उसका नाम बदला 19 जुलाई 1942 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। और उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में सुनने वाली बात है, उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तहत 1946 में इस देश में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के चुनाव हुए और उन चुनाव में उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अनुसूचित जाति महासंघ के कितने आदमी जीते, कितने कैंडिडेट जीते? 2। सुनने वाली बात है, दो आदमी जीते, 2 कैंडिडेट जीते संविधान सभा में। एक कौन जीते? हमारे रहबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और दूसरे कौन जीते? बंगाल उस समय जो था, उस समय बंगाल के जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रदेश के अध्यक्ष थे और वो जीते। उनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। क्या नाम था? जोगेंद्र नाथ मंडल। 2 आदमी जीते संविधान सभा में। और बड़ी बात है कि दोनों में से बाबा साहब अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। बाबा साहब भारत के प्रथम कानून मंत्री बने और जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री बने। दोनों ही हमारे आदमी थे, दोनों ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सांसद थे, संविधान सभा के मेंबर थे। और एक और उससे बड़ी बात, बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, उन्होंने भारत का संविधान लिखा। और जोगेंद्र नाथ मंडल जो पाकिस्तान के कानून मंत्री थे, उन्होंने पाकिस्तान का संविधान लिखा। आजादी के बाद 2 देश बने ना, और दोनों देशों का संविधान लिखने वाले बाबा साहब की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संविधान सभा के मेंबर थे। 2 देश बने, दोनों के संविधान किसने लिखे? बाबा साहब की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों। अब देश का संविधान बन गया। देश का संविधान बनने के बाद में इस देश में संविधान लागू हो गया और पहला आम चुनाव इस देश में लोकसभा का हुआ अक्टूबर 1951 से और फरवरी 1952 तक। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक वो जब चुनाव हुआ तो बाबा साहब जो कानून मंत्री थे, देश के पहले कानून मंत्री थे ना, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए कानून बनाया और उस कानून का नाम था हिंदू कोड बिल।
लेकिन उस समय की जो सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने हिंदू कोड बिल को लागू करने से मना कर दिया। बोला भाई हम इसको पास नहीं करेंगे, इसलिए कि महिलाओं को हक और अधिकार जो आज 2026 में आपके पास हैं, ये हक और अधिकार आपको 1950 में मिल जाने चाहिए थे, 51 में मिल जाने चाहिए थे। लेकिन नेहरू की कांग्रेस ने और कांग्रेस पार्टी ने वो अधिकार आपको नहीं दिए। महिलाओं के लिए जब कानून लागू नहीं हुआ, बाबा साहब का बनाया हुआ, तो बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। आज तक इस देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो महिलाओं के लिए जिसने इस्तीफा दिया हो। आज ये महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, ये पार्टियां महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा आरक्षण महिलाओं को बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। बाबा साहब ने बच्चों की कुर्बानी तो दी, अपने कानून मंत्री के पद की भी कुर्बानी दी महिलाओं के। और जब बाबा साहब कानून मंत्री से इस्तीफा दिया, तो उसके बाद बाबा साहब 1 महीने बाद 27 सितंबर को 1951 को बाबा साहब ने कानून मंत्री से इस्तीफा दिया। 1 महीने बाद 28 अक्टूबर 1951 को सबसे पहला चुनाव अभियान शुरू करने के लिए बाबा साहब पता किस राज्य में गए? सबसे पहला चुनाव अभियान शुरू करने के लिए बाबा साहब किस राज्य में गए? उस राज्य में जिस राज्य से हम आते हैं। हमारा कौन सा राज्य है? हरियाणा। 1951 में इस राज्य का क्या नाम था? पंजाब। सबसे पहले बाबा साहब चुनाव अभियान कहां से शुरू किया बाबा साहब ने लोकसभा का? पंजाब। 27 अक्टूबर को जालंधर में बाबा साहब ने मीटिंग चुनावी जनसभा की, 28 अक्टूबर को लुधियाना में की और 29 अक्टूबर को आपके बिल्कुल नजदीक पटियाला में की। 3 जनसभाएं बाबा साहब ने की और उसका परिणाम क्या निकला? उन 3 जनसभाओं से आपका जो पटियाला था वो पता आपको पेप्सू के नाम से जाना जाता था। पेप्सू एक अलग स्टेट था, अलग रियासत थी। और पंजाब और पेप्सू और हमारे साथ दूसरा जो था वो था हिमाचल प्रदेश। बाबा साहब के उसका परिणाम निकला कि एक विधायक, बाबा साहब की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक विधायक, हमारे यहाँ मजबी सिख होते हैं ना, हमारा जो वाल्मीकि भाईचारा कहते हैं जिनको, मजबी सिख से पहला एमएलए बाबा साहब की पार्टी का पंजाब से मजबी सिख समाज से मियां सिंह गिल बने। और ये मियां सिंह गिल जो है वो जब लुधियाना की तरफ जाते हो तो अमलो पायल जगह है, पायल रास्ते में जाते हैं अमलो पायल से पहले हमारे विधायक बाबा साहब की पार्टी के मजबी समाज से मियां सिंह गिल बने। और दूसरे जो ये समाज जो है, जो रविदास समाज है जिसको चमार समाज बोलते हैं, जो अपना हिमाचल प्रदेश था, आज जो हिमाचल प्रदेश है उसमें सोलन से हिमाचल प्रदेश से रामदास, उनका नाम था रामदास, दूसरे एमएलए वो बने। यानी कि बाबा साहब ने जो 3 जनसभाएं की, एक जालंधर में, एक लुधियाना में और एक पटियाला में, तीनों में पता क्या कहा था? जो कॉमन बात थी, जो तीनों में वो बात कही, ये कही कि ये चमार और ये भंगी दोनों एक ही हैं, इनमें भेद नहीं है। बाबा साहब के भाषण पढ़ के देखो, वॉल्यूम नंबर 17(3) में तीनों भाषण पढ़ के देखो, बाबा साहब ने तीनों में जो कॉमन बात कही है, तीनों भाषणों में वो कही भाई चमार और भंगी अलग अलग नहीं है। आज अनुसूचित जातियों के अलग अलग धड़े करके इनको अलग किया जा रहा है। बाबा साहब ने क्या कहा था? ये सब एक। तो एक हमारा मजबी सिख समाज से बना एमएलए और एक दूसरा चमार समाज। ये 1952 में जब रिजल्ट आया, अब जब 1952 में जब रिजल्ट आया तो ये आपका पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो विंध्याचल प्रदेश था उस समय, और महाराष्ट्र जो था, बॉम्बे स्टेट था, मैसूर था, तमिलनाडु था और आंध्र प्रदेश, इन स्टेटों ने और हमारे लोगों ने वोट दे करके बाबा साहब की इस पार्टी को बनाया राष्ट्रीय पार्टी।
शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बन गई राष्ट्रीय पार्टी। वो राष्ट्रीय पार्टी थी, बाबा साहब की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। उसके बाद में बाबा साहब 1957 में दूसरे आम चुनाव होने थे देश के। दूसरा जो आम चुनाव होना था, उस समय बाबा साहब ने इस पार्टी का फिर चुनाव अभियान तेज किया। लेकिन बाबा साहब ने सोचा कि भाई देश आजाद हो गया है और हमने भारत के संविधान के माध्यम से सब जातियों को समान अधिकार दिए हैं। जिन जातियों को अधिकार नहीं मिले थे उनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास बना करके स्पेशल अधिकार दे दिए। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई जो पार्टी जो है ना, अब वो अनुसूचित जाति के नाम से नहीं चलेगी। इस पार्टी को हम सबके लिए खोल देते हैं। और उस सब के लिए खोलने का पार्टी जब बाबा साहब ने 30 सितंबर 1956 को दिल्ली रहते थे बाबा साहब उस समय, दिल्ली में बाबा साहब ने उस पार्टी का नाम बदल दिया। कौन सा रख दिया? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। उस पार्टी का नाम बदल के अब क्या हो गया? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको बढ़ाया जब नाम था स्वतंत्र मजदूर पार्टी, बाद में उसका नाम हुआ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और अब नाम हो गया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन हम बाबा साहब के बच्चों को बाबा साहब का ज्यादा साथ नहीं मिला और बाबा साहब इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को बनाने के बाद 2 महीने और 5 दिन बाद हम सबको रोता बिलखता छोड़ के चले गए। बाबा साहब चले गए इस दुनिया से, लेकिन बाबा साहब दे के क्या गए? अपनी ये पार्टी। इस पार्टी के माध्यम से बाबा साहब आज भी जिंदा है। अब ये जो बाबा साहब की जो पार्टी थी, चुनाव आयोग में आपको पता है ना, बच्चा पैदा होता है घर में, आपने तो नाम रख दिया इसका अशोक, लेकिन सरकारी कागजों में चढ़ते चढ़ते वो अशोक उसकी जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तो टाइम लगता है कि नहीं लगता है? भाई पैदा होते ही तो बच्चा नाम अशोक नहीं हो गया ना, वो तो आपने रख दिया। जैसे बाबा साहब ने रख दिया पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अब इसके बाद में चुनाव आयोग के पास जाना था, वहां से नाम चढ़ना था, लेकिन उसके साथ साथ वो नाम चढ़ा उससे पहले चुनाव, दूसरे आम चुनाव इस देश में हो गए। तो दूसरे आम चुनाव का भी किससे लड़े? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से। अब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से अब बाबा साहब के जाने के बाद, बेटा 2 मिनट, बाबा साहब के जाने के बाद हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने इतने वोट दिए उस पार्टी को कि वो पार्टी फिर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1957 में फिर से राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अब इस पार्टी का नाम फिर बदल के क्या हुआ? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन जब ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी तो पंजाब था, हरियाणा बना नहीं था, हरियाणा नहीं बना था उस समय। तो उस पंजाब से 5 विधायक जीते, 5 विधायक जीते पंजाब से। कहां से? एक तो जो आपका जींद जिला है ना आपके नजदीक, जींद के कल के नजदीक है ना जींद, जींद में से 2 एमएलए बने। एक शेड्यूल कास्ट समाज का चमार समाज से और एक जाट समाज से। जाटों में सबसे बड़ा लीडर था उस समय वो, और नाम था इंदर सिंह शोकंद। बुजुर्ग याद करो, सेंटर में भी मंत्री रहे थे वो। कौन से गांव का था? डूमर खां कला से, जहां से वीरेंद्र सिंह है ना, वहां उस गांव से। और वो पहली बार एमएलए किससे बने? बाबा साहब की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से। और दूसरा ये जो दनोदा गांव है ना, आप दनोदा में माथुर समाज रहता है, माथुर चमारों में से माथुर गोत्र है, उसका भलेराम माथुर, वो विधायक बना, ये एमएलए बने। और फिर जो कैथल जो था उसमें 2 विधानसभा जीती। पुंडरी जानते हो? पुंडरी सुने? पुंडरी से भाग सिंह रोड समाज का, पुंडरी से भाग सिंह रोड, वो बाबा साहब की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का 1957 में एमएलए बना। और एक और जाट समाज से
कैथल से जिले से ही कैथल में वो वकील थे, कैथल में वकालत करते थे और उनका नाम था बाड़ूराम ढांडा। क्या नाम था? बाड़ूराम ढांडा, जाट समाज से थे। वो जो राजौंद विधानसभा होती थी पहले, राजौंद, वो राजौंद से जीते। और एक जो है जो पंजाब में होशियारपुर है ना, पंजाब में होशियारपुर, वहां से करम सिंह जो है वो, ये करमचंद, ये 5 विधायक बने बाबा साहब की पार्टी के। कब बने? 1957 में, जब हम पंजाब थे। फिर हुआ क्या कि पंजाब और हरियाणा अलग अलग हो गए। कब हुए? 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा अलग अलग हुए। तो यहाँ पंडित भगवत लाल की शर्मा की सरकार बनी और वो सरकार फिर गिर गई। और उसके बाद में पता किसकी सरकार बनी? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठबंधन की सरकार बनी। क्योंकि तब तक इस पार्टी का नाम चुनाव आयोग में चढ़ चुका था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और 1967 में जब चुनाव हुए, तो जब सरकार के जो विधानसभा के चुनाव हुए, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 2 एमएलए जीते। इस पार्टी के, बाबा साहब की पार्टी के कितने जीते? 2। और 2 में पता कहां से जीते? नरवाना सुना है? नरवाना। और एक नाम सुना है तुमने? शमशेर सिंह सुरजेवाला सुने? नरवाना से, ये नरवाना अब तो आरक्षित सीट है, अब तो रिजर्व सीट है, पहले जनरल सीट होती थी। नरवाना से शमशेर सिंह सुरजेवाला, जो रणदीप सुरजेवाला है ना, इसका फादर, इनके पिताजी पहली बार एमएलए किससे बने थे? वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और दूसरा शेड्यूल कास्ट समाज से, मुलाना हल्के से, दूसरा राम प्रसाद चौधरी, वो शेड्यूल कास्ट। यानी कि 1967 में 2 एमएलए बने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के, एक जाट समाज से और एक शेड्यूल कास्ट समाज से। और वो उससे बड़ी बात, सरकार जब बनी, राव वीरेंद्र सिंह जब चीफ मिनिस्टर बने, राव वीरेंद्र सिंह जब चीफ मिनिस्टर बने 24 मार्च 1967 को, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठबंधन से बने थे वो। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के दोनों विधायक कैबिनेट मंत्री बने, एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री। जो आरपीआई का एमएलए था शमशेर सिंह सुरजेवाला जाट समाज से, वो हरियाणा का कृषि और सहकारिता मंत्री बने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हरियाणा का। कब? 24 मार्च 1967 को। और दूसरा, क्योंकि कृषि हमारे लोगों के पास ज्यादा है, तो उसका मंत्री बना। और दूसरा, हमारे लोगों के लिए खाने के लिए दिक्कत है भाई, राशन सप्लाई की, तो राशन सप्लाई कौन मंत्री करता है? फूड मिनिस्टर, खाद्य मिनिस्टर। और दूसरा जो एमएलए था राम प्रसाद चौधरी रिपब्लिकन पार्टी का, वो बना फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर, खाद्य मंत्री। 2 एमएलए थे, दोनों मंत्री बने हरियाणा में। कब? 24 मार्च 1967। और 20 नवंबर 1967 तक वो सरकार चली, उसके बाद वो सरकार गिर गई। अब उसके बाद क्या हुआ? फिर दोबारा सरकार गिरी, तो फिर से चुनाव हुए। और जब चुनाव हुए तो 1968 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का स्टेट का प्रदेश अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, नाम था बनवारी राम कुडलन। कुडलन गांव है उसका, कहां? करनाल जिले में, गरौंडा में रहते थे पहले। और वो फौज से रिटायर आए थे 1951 में। जब रिटायर आए थे तो बाबा साहब ने उनको करनाल जिले का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अध्यक्ष लगाया था। जैसे सोनीराम है ना आपका जिला अध्यक्ष, ऐसे करनाल जिले का अध्यक्ष लगाया था। और 1968 में वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, एमएलए थे आरपीआई के। वो 1967 तक कितने एमएलए हो गए हरियाणा के? 4, 2, 6 और 1 7 एमएलए हो गए ना। उसके बाद मैं किस विभाग में प्रोफेसर हूं? जिस विभाग के बाबा साहब मंत्री थे, कानून विभाग के मंत्री थे ना बाबा साहब,
मैं कानून विभाग में प्रोफेसर हूँ। ये प्रोफेसर बनने के लिए हमें पहले LLB करनी पड़ती है, वकालत पास करनी पड़ती है। मैंने 1998 में जब वकालत शुरू करी, पढ़ाई शुरू करी, तो मैं उस समय बाबा साहब की इस पार्टी का प्रदेश महासचिव था। उस समय क्या था मैं? प्रदेश का महासचिव। और मैंने टाइम में 2000 के चुनाव हुए, 2000 में विधानसभा का चुनाव हुआ और हमने 5 MLA के कैंडिडेट उतारे और 5 में से 1 MLA हम जिता के लाए। कहां से? पलवल से करण दलाल, पलवल से करण सिंह दलाल, आज भी जिंदा है वो। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का MLA बना 2000 में। तो कितने MLA हो गए हमारे? 8 में से 2 मंत्री रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के। हमारे ये बुजुर्ग कह रहे थे कि हमने बाबा साहब की पार्टी का नाम ही नहीं सुना है। बाबा साहब की पार्टी के तो हरियाणा में मंत्री थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला मंत्री थे, राम प्रसाद चौधरी मंत्री थे, और आज का जिंदा विधायक जो आज जिंदा है, अब कहोगे भाई वोट तो चले गए, तो उनका इतिहास है ना हमारे पास, लेकिन वो MLA आज भी जिंदा है, अब कांग्रेस में है। ये कहते हैं कि शमशेर सिंह सुरजेवाला सबसे पहली बार MLA किसका बने? नेट पर सर्च करके देखना भाई, शमशेर सिंह सुरजेवाला सबसे पहले विधायक कहां से बने? नरवाना से, बाबा साहब की पार्टी से। अब ये बताओ, क्या बाबा साहब की पार्टी नई पार्टी है? इस देश में जो आदमी बाबा साहब के नाम पे वोट मांगने आते हैं, अलग अलग पार्टियों के आते हैं ना, अलग अलग पार्टियों के आते हैं, उनमें से केवल एक पार्टी ये है बाबा साहब की, और बाबा साहब की पार्टी का नाम क्या है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और बाकी पार्टियां बाबा साहब के विरोध में बनाई हुई है। हरियाणा में भी कोई पार्टी आई होगी जिसको आप वोट देते रहे होंगे हम सारे। कौन सी पार्टी बताओ? BSP ने क्या कहा है कि बाबा साहब की पार्टी है। BSP के किसी बैनर पे, किसी झंडे पे ये शब्द लिखे हुए दिखा देना कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित। एक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब की पार्टी है, केवल ये ताकत उसमें है, ये केवल ये ताकत हमारे सरदार अमरजीत सिंह धनोला की पार्टी में है, बाबा साहब की पार्टी में है, जो लिख सकती है संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। तब ये बताओ 2143 मिले 2143 पार्टियों में से बाबा साहब की पार्टी कौन सी है? बाबा साहब की पार्टी, बाबा साहब की पार्टी, बाबा साहब की पार्टी, बाबा साहब की पार्टी। अब बाबा साहब की पार्टी का जब ये MLA जब चुने, RPI बोल दो एक ही बात। बाबा साहब की पार्टी, बाबा साहब की पार्टी, बाबा साहब की पार्टी, और RPI जो है उसने आपके MLA दिए और आपके मंत्री दिए। और जिस पार्टी का अभी हमारे जगदीश जी नाम ले रहे थे, उस पार्टी ने कोई हरियाणा में शेड्यूल कास्ट का MLA दिया है आज तक? भाई कोई याद है? भाई वोट तो तुम देते आए हो ना, वोट तो देते आए हो, और नू भी कही है कि हम बाबा साहब की पार्टी है, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब के पढ़े लिखे बच्चे हैं। गूगल पे, नेट पे सर्च करना अपने अपने मोबाइल में, उसको पूछना कि बाबा साहब की पार्टी का नाम बताओ। जब लिखोगे तो अभी सर्च करके देख लो, आ जाएगा। तो बाबा साहब की नाम, बाबा साहब की पार्टी के नाम पे लोग भ्रम फैलाते रहे और वोट लेते रहे और आपके वोटों को आके बेचते रहे। एक भी MLA आपके समाज का था? कोई MLA आज तक आया हो उस पार्टी का तो बता दो हरियाणा में। लेकिन वोट तो हमने सब उसी के दिए ना। अब ये बताओ, आपको हक और अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं कि उस पार्टी के संस्थापक ने दिए? वकील साहब चले गए, मैं उनको सुना था अच्छे से, वो कह रहे हमने तो जय भीम बोलना तब से सीखा है। वो कब आए थे? उन्होंने पार्टी को बनाई है हमारे साथ ही हैं 10 साल हो गए बस। और यह पार्टी कब बनी थी? जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, 1936 में बनी। फिर 1942 में नाम बदला
और 1956 में ये आज जो नाम है ये 1956 में दी। फिर क्या करा, जब हरियाणा में जब सरकार बनी ना, उस समय हरियाणा के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और आपका महाराष्ट्र, इन 9 स्टेटों के लोगों ने इतना वोट दिया और एमएलए जिताए। ये पार्टी 1967 में फिर से राष्ट्रीय पार्टी बनी। 1967 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया क्या थी? राष्ट्रीय पार्टी। अब समस्या एक है, आज हमारी पार्टी के विधायक नहीं है। विधायक तो उनके भी नहीं है जो बाबा साहब के नाम पे वोट मांगते हैं, विधायक तो उनके भी नहीं है ना। वोट का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने। तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि वोट किसको दे? बाबा साहब की पार्टी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बाबा साहब की पार्टी का आपके यहाँ कोई एमएलए खड़ा नहीं होता, नहीं था ना आपकी बात। अब मैंने देखा कि भाई बाबा साहब की पार्टी का एमएलए क्यों नहीं खड़ा हो रहा? भाई बाबा साहब की पार्टी जिंदा है भी कि नहीं, देखना पड़ेगा ना। तो मैंने टेस्ट करने के लिए, आप टिकट जाते हो बस में, रेल में जाते हो, तो उसकी टिकट ली और कैथल चले गए। कैथल जाने के बाद नहीं चलेगी ना वो, भाई कैथल को उतर ली, उसके बाद चलेगी वो टिकट। मतलब ये टिकट जो है वो एक पर गए आगे, टिकट खत्म। अब हमने देखो जो बाबा साहब ने पार्टी बनाई, बाबा साहब की पार्टी आरपीआई की टिकट मैंने देखा भाई ये चलती भी है कि नहीं चलती। तो मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में 2024 में कोसड़ी हल्के से एक मैनेजर रिटायर हुए थे, चीफ मैनेजर, नाम है उनका सतबीर सिंह अम्बेडकर। सतबीर सिंह अम्बेडकर जी को टिकट दी बाबा साहब की पार्टी की और उसके 230 वोट पड़े, क्योंकि ज्यादा प्रचार था ही नहीं। क्योंकि हमारे बुजुर्ग तो ये कहते हमारे को पता ही नहीं बाबा साहब की पार्टी का, इसलिए वो कम वोट। लेकिन एक बात पता चल गई कि बस की, रेल की टिकट दूसरी बार चलो या ना चलो, बाबा साहब की पार्टी की टिकट चलेगी। बाबा साहब की पार्टी की टिकट चलेगी। और बाबा साहब की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन शब्द का पता क्या अर्थ है? रिपब्लिकन शब्द का अर्थ है कि किसी भी देश में, किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में एक ही परिवार का अध्यक्ष ना हो। रिपब्लिकन का मतलब है कि 5 साल बाद हमारा राष्ट्रपति बदलता रहता है, बदलता रहता है ना। तो बाबा साहब की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टियों के भी अध्यक्ष बदलते रहने चाहिए ना। बाबा साहब की पार्टी जो है, रिपब्लिकन पार्टी के आज तक 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 5 पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तमिलनाडु से। कहां से बना? तमिलनाडु से। दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने वो बने महाराष्ट्र से, ठीक है, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र से। तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने महाराष्ट्र से और चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कर्नाटक से। और अभी 7 दिसंबर 2025 को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण से एक दिन बाद और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों जी खड़े हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पंजाब। बाबा साहब की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं पंजाब। ये 5वें अध्यक्ष है बाबा साहब की पार्टी के। तो रिपब्लिकन शब्द वास्तव में है कि नहीं पार्टी में? और जिन पार्टियों के आप नाम ले रहे हो उनका पहले कौन था अध्यक्ष? कौन था? उनके मरने के बाद और इनके मरने के बाद फिर कौन सी? भाई संघ में भी यही है ना, परिवारवाद हो गया ना। रिपब्लिकन तो नहीं रहे। बाबा साहब ने जब हमारे को रिपब्लिकन पार्टी बना के दी तो हमने अपनी अलग अलग पार्टी क्यों बनाई? प्रश्न ये है हमारे सामने। चलो उन लोगों ने तो नेता थे, उन लोगों ने तो अपनी नेताई गिरी चमकानी है, अपनी राजनीति करनी है, उन्होंने तो बना ली अपनी अपनी पार्टी। लेकिन उसका भी बड़ा प्रश्न है कि हमने उन पार्टियों को वोट क्यों दिया? हमने उन पार्टियों को वोट इसलिए दिया क्योंकि बाबा साहब की पार्टी का प्रत्याशी नहीं था, बाबा साहब की पार्टी का कैंडिडेट नहीं था। लेकिन अब सरदार अमरजीत सिंह धनोला जी इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं
पूरे देश में हम जा रहे हैं। अभी सरदार धनोला जी उत्तरांचल जाकर आए हैं, आज हरियाणा में आए हैं। अब 19 तारीख का फिर हम देहरादून का कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां जाएंगे, फिर हिमाचल जाएंगे। जहां भी चुनाव होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे जाएंगे, क्योंकि ये बाबा साहब की पार्टी आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो आज जरूरत है बाबा साहब की पार्टी को वोट देना, लेकिन वोट कौन देगा? हम और आप देंगे। और किसको देंगे? कैंडिडेट को, बाबा साहब के पार्टी के कैंडिडेट। तो सबसे पहले जब वोट दोगे तो कैंडिडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं। कैथल जिले में ये प्रदेश का बाबा साहब अम्बेडकर और फूले साहब का जन्मदिन ये पार्टी मना रही है। तो 90 के 90 हलकों में एमएलए के टिकट बांटेंगे। और कैथल में 4 हलके हैं। कैथल में गुलाची का भी एक हलका है। एक आदमी सारे बैठ के नाम बता दियो कि भाई यो आदमी बाबा साहब की पार्टी तक लड़ना चाहिए। सरदार अमरजीत धनोला जी और हम यहाँ उसके घर में यहीं सबके सामने बैठा कर टिकट देके जाएंगे। भाई कोई लड़ेगा तभी तो टिकट मिलेगी ना, और लड़ेगा तो तुम वोट भी दोगे, और फिर उसका देखना वो जीतेगा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब के विरोध में कितनी पार्टियां हैं? 2142, 2142। और बाबा साहब की कौन सी पार्टी है? एक आरपीआई। जब आरपीआई को जब सारे वोट पड़ेंगे तो उन पार्टियों को थोड़े थोड़े पड़ेंगे। तो विधायक कौन जीतेगा? बाबा साहब की आरपीआई। तो अब हमने एक बात का ध्यान रखना है, पहले तो आरपीआई से जो लड़ाना चाहते हो जिस आदमी को, उस आदमी का नाम बताओ हमारे को। आज बता देना, साल में बता देना, 6 महीने में बता देना, क्योंकि इलेक्शन में भी 3 साल बाकी है हरियाणा, ठीक है। और उसी आदमी को टिकट बाबा साहब की पार्टी देगी। सरदार अमरजीत धनोला जी और हम आके यहाँ दे के जाएंगे टिकट। और फिर आपने क्या करना है? उस आदमी को वोट देना है, और वोट देकर उसकी विधानसभा में भेजोगे। और 90 हलकों में जब हमारे लोग जाएंगे और ज्यादातर विधायक जीतेंगे, तो फिर से जो पहले हमारे बुजुर्गों ने बनाए थे ना मंत्री आरपीआई के, वो फिर से मंत्री बनेंगे। अब मैं उन बुजुर्ग से बुरा नहीं मानना है किसी ने भी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताओ कि ये सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है ना? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। अब मेरे को जानकारी थी, मैंने बताई, आज हमने आपको बता दी। और अब हमारी रिक्वेस्ट है, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की आदेश है आपको कि बाबा साहब की आरपीआई का काम करो। तो अब हमने सब ने क्या करना है? बाबा साहब की आरपीआई का प्रचार करना है, बाबा साहब की आरपीआई का कैंडिडेट देना है, और हम उसको टिकट देंगे और फिर उसको जिताना है। और जब वो जीतेगा, तो जब आपके बीच में से कोई एमएलए जीतेगा तो फिर वो आपके काम भी करेगा कि नहीं करेगा? अब तो एमएलए इसे आवे हैं, नूनी मेरा किसका छोरा है, दे दो बात, चले जाओ, पता नहीं था। तो जो बाबा साहब का लड़का हो, जो बाबा साहब की लड़की हो, उसको टिकट दो आरपीआई की, और फिर उसको वोट दो। तो हमारी बाबा साहब के गुरुओं में से एक गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले, जो उनकी आज जन्म शताब्दी के उसमें 199वीं जन्म शताब्दी, और बाबा साहब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के निर्माता संस्थापक बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जन्म एनिवर्सरी, बर्थडे एनिवर्सरी की आप सब लोगों को बाबा साहब की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब लोगों ने कार्यक्रम किया, मेरे जैसे बाबा साहब के एक सिपाही को भी मौका दिया बोलने के लिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।